सोशल मीडिया पे पोस्ट मैंने इंडिया के लिए किया था। ये पता नहीं था कि वहाँ पे सोशल मीडिया पे छोटी-छोटी बातों पे इश्यू हो जाता। 2 दिन तक उन लोगों ने इसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन में रखा, एजेंट का इंतज़ार किया, एजेंट को कई सारे कॉल किए, एजेंट को होटल में देखने के लिए गए लेकिन एजेंट कहीं नहीं मिला। फिर उन लोगों ने मुझे पुलिस स्टेशन में वहाँ पे जेल में भेज तो दिया। भैया राम राम, हम आपके मुकेश और आप देख रहे हो बुंदेली संसार। आज अपने संगे रजा कादरी जी मौजूद हैं। इनकी फोटो आपने अब 2-4 महीना पहले खूब देखी हुई वायरल हुई है। कहो तिरंगा के संगे जब अपन फोटो खिंचाओ तो बहुत गर्व से सीना चौड़ा हो जाए, तुम्हारा भी हो जाए तुम्हारा भी हो जाए। लेकिन वही फोटो खिंचवाओ भाई साहब का भारी पड़ गो, और भारी पड़ गो सऊदी की धरती पे मक्का मदीना गए थे। होते जब आपने तिरंगा के संगे फोटो खिंचवाई तो होते कि कानून के हिसाब से कछु गड़बड़ होगी। उसके बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना भाई साहब झेलने पड़े। वो एक खास बात और है कि हम दो जने आपस में मित्र हैं, मतलब एनएसएस में भाई साहब हम दो जने संगे ही थे। तो आज अपन सुने रजा कादरी जी खां के काका होते भाव और कैसे फिर घर वतन वापसी भाई। तो रजा भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद मुकेश भाई और सभी को नमस्कार। तो पहले तो जा बताओ, आप पूरी तरह स्वस्थ हो? स्वास्थ्य अभी जैसे 9 महीने जेल में रहा है, दूध वगैरह से एलर्जी अभी हो रही है, खांसी वगैरह का थोड़ा सिस्टम ख़राब चल रहा है। पहले मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं था लेकिन अब मेंटली मतलब कैसे दिमागी तौर पे अब बिल्कुल संतुलन सही है, सब व्यवस्थित है। और ऊपर तुमोन की दुआ से और ऊपर वाले के करम से सब अच्छा चल रहा हो। आप उनका नीचे जब फोटो देखा ही हुई है तिरंगा की संगे इनकी फोटो, जब फोटो हमने वही दिन डाउनलोड कर ली थी जो दिन इन्होंने फेसबुक पे अपलोड करी थी। हमें लगो कि हमारा दोस्त कौन उतनी बड़ी जगह पे जाके तिरंगा फहरा रहा। फिर का भाई ऐसी बात भाई कि वो जेल। तिरंगा के साथ हमने 26 जनवरी को, जो कि गणतंत्र दिवस का अवसर था, हर भारतीय नागरिक तिरंगे के साथ फ़ोटो खींचता है, तिरंगा लहराता है। अपने देश की गौरव के लिए, सम्मान के लिए मैंने वहाँ पे फ़ोटो खींचे, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ वहाँ के नियम कानूनों के बारे में पता नहीं था, जिसके कारण वहाँ पे ये एक कह सकते हैं क्राइम टाइप का था, छोटा सा। तो उन लोगों ने वो फ़ोटो देखी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। और साथ ही साथ मैंने तिरंगे के साथ राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो मैंने भारत जोड़ो यात्रा के साथ भी फ़ोटो खींची, क्योंकि मैं मक्का में था, जो कह सकते हैं कि हमारे धर्म में, इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। और जो कहते हैं जो भी वहाँ पे अपने मन से मनोकामना मांगो वो पूरी होती है। तो मैंने वहाँ पे देश की अमन शांति चैन के लिए दुआ मांगी, देश की बेरोज़गारी हटने के लिए, महंगाई हटने के लिए, और कई सारी चीज़ों को लेकर मैंने वहाँ पे दुआ मांगी। और साथ ही साथ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सफल करने के लिए। एक तो सऊदी की धरती, ऊपर से मक्का के अंदर, मतलब उते को कानून आपका पता है कितना सख्त है। फिर मतलब कैसे भाव थे वहाँ पे हमने फ़ोटो खींची, देश के लिए दुआ मांगी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसकी सफलता के लिए दुआ मांगी, और दुआ मांगी कि राहुल गांधी जी को एक बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखूं। और मैंने फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल की, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के तिरंगे की फ़ोटो लोगों को कई कई बहुत से लोगों को पसंद आई। सभी लोगों ने उसे शेयर किया, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने शेयर किया। यहाँ तक कि युवा कांग्रेस, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी ने भी उसे ट्वीट किया, दिग्विजय सिंह जी ने भी ट्वीट किया, और कई बड़े नेताओं ने उसको ट्वीट किया। जिसके बाद वहाँ पे वो फ़ोटो वायरल हो गई, और उन लोगों ने मुझे 27 तारीख को रात में 3:30 बजे, होटल में मैं सो रहा था, सोते हुए उन लोगों ने मुझे जगाया और इंटरव्यू की कह के कि आपका इंटरव्यू है, आपका उम्रा टूर कैसे चल रहा है, इसके लेके मुझे जगाया और नीचे लेके होटल से आ गए। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा होटल के, उन लोगों ने मुझे पकड़ा, गाड़ी में डाल के पुलिस स्टेशन ले गए। तब इस समय पे मुझे ये नहीं पता था कि इन लोगों ने क्या कर रहे हैं मेरे साथ, क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कारण है। जब वहाँ पहुँचा, वहाँ के अधिकारियों से बात हुई, चूँकि मुझे वहाँ की भाषा अरबी है, मुझे अरबी आती नहीं थी बिल्कुल भी। अपन ठहरे बुंदेलखंडी, सो अपन बुंदेलखंडी में बात कर लो और हिंदी में बात कर लो, भैया थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, हमने इंग्लिश में बात की। तो इंग्लिश में बात करने से थोड़ा मसला जो था वो हल हुआ, उनसे बात हुई। उन लोगों ने कहा ठीक है। मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में मुझे कोई मतलब मालूम नहीं आप था। थाने तक पहुंच गए उसके बाद भी आपका जो पता नहीं लो कि हमारी बात फोटो इंडिया में वायरल हो, मतलब अपने देश में वायरल होने की वजह से। वायरल होने की वजह से वहाँ पे लोगों ने ट्विटर पे उसे देखा, तो वहाँ के लोगों ने उसे उठा लिया, वहाँ के कंप्लेन कर दी सीआईडी वालों को, पुलिस वालों को। तो उन लोगों ने मुझे होटल से उठा लिया और पुलिस स्टेशन ले जाके फिर मुझसे पूछताछ की। जब पुलिस स्टेशन ले गए तब मुझे पता चला कि इस संबंध में मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। पहले मुझे होटल से पुलिस स्टेशन तक ले जाया गया तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या हुआ मेरे साथ, क्यों ये मुझे ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। फिर वहाँ पे पूछताछ हुई, पूछताछ में मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि हाँ मैंने फ़ोटो खींची है और मैंने अपने देश के तिरंगे के साथ फ़ोटो खींची है। मुझे यहाँ के नियम कानून के बारे में पता नहीं था और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप
यहाँ पे सऊदी में किसी को जानते हैं? मैंने कहा मैं किसी को भी नहीं जानता, मैं नया हूँ, 4 दिन मुझे आए हुए हैं, यहाँ पे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही मैं किसी को जानता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप किसके साथ आए हैं? अब मैंने कहा मैं एजेंट के साथ आया। उन्होंने कहा एजेंट को बुलाओ। मैंने अपने एजेंट को बुलाया। उन्होंने एजेंट से कहा कि आप किसी सऊदी के पर्सन को, आप व्यक्ति को लेके आएँ, या फिर आप वीज़ा कंपनी से लेटर लिखवा के ले गए। जिस तरीके से अपने यहाँ मुचलका होता है वही वैसे उसी वहाँ पे बॉन्ड भरता है, बॉन्ड भर के कि मैं अब आगे इस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं करूँगा, ना ही कोई गलती करूँगा, और मुझे छोड़ दिया। लिखित में देना था, मैंने लिखित में वो दे दिया था। लेकिन एजेंट जब मेरे वीज़ा पासपोर्ट लेके नहीं आया, मेरा वीज़ा पासपोर्ट, मेरा पैसा वगैरह लेके सब वहाँ से भाग गया। तो एजेंट जो है तो तुमने वीजा पासपोर्ट अपने कागज वगैरह सब के दे वो भागो। क्योंकि जब फ्लाइट से जब लैंड हुआ एयरपोर्ट पे, उसने सभी के पासपोर्ट और वीज़ा कलेक्ट कर लिए थे। तो हर ये एजेंट करते हैं कि उन्हें होटल में रूम्स लेने के लिए कहीं पे फ़ोटोकॉपी कराना, कहीं देना, तो व्यक्तिगत रूप से वो एक एक करके नहीं मांगते, वो अपने पास बल्क में रख के और फ़ोटोकॉपी करके और फिर वापस अपने पास रख लेते थे। जहाँ पे यूज़ होते थे तो सभी लोग साथ में जाते थे, तो एजेंट पहले जाके बात करता और पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़ वहाँ पे एंट्री करा के वापस ले लेता। वो सब अपने पास रखे हुए था। 2 दिन तक उन लोगों ने इसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन में रखा, एजेंट का इंतज़ार किया, एजेंट को कई सारे कॉल किए, एजेंट को होटल में देखने के लिए गए, लेकिन एजेंट कहीं नहीं मिला। फिर उन लोगों ने मुझे पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे जेल में भेज दिया, जो कि समुंदर के पास दाहवान जेल है सऊदी में, सबसे ख़तरनाक जेल माना जाता है उसे। वहाँ पे भेजा। वहाँ पे मैं 2 महीने तक एक बंद कमरे में रहा। स्टार्टिंग में 10 दिन तक तो मुझे कोई देखने भी नहीं आया कि मैं क्या है क्या नहीं है। सिर्फ खाना देने के लिए गेट ओपन होता था, छोटा सा अंधेरा तो अंधेरा कमरा था, और वहाँ पे मैं रोता सहता, जो भी है, मेंटली ज़्यादा टॉर्चर हुआ, डिप्रेस हो गया था, तो कुछ समझ में नहीं आता था। अच्छा, ये बीच में आपके घर एक आदमी बात करवाई उन्होंने? 2 महीने के बाद मेरी एक बार बहुत ज़्यादा जब तबीयत ख़राब हुई, साइकेट्रिस्ट के पास गए, मेंटल डॉक्टर के पास मुझे लेके गए। जब मैंने वो इत्तेफाक से, वो अपने इंडिया के ही डॉक्टर था, उससे मैंने हिंदी में बात की, उसे पूरी स्थिति बताई, तो उन लोगों ने मुझे घर पे बात कराने के लिए सजेस्ट किया वहाँ के लोगों को। तो उन लोगों ने मुझे 1 से 1.5 मिनट के लिए घर पे कॉल कराया और उसके बाद फ़ोन कट कर दिया। तो यही बात भई के बाद बाहर निकलवे की क्या कहानी आई फिर 9 महीना बाद? 9 महीने का ऐसा शेड्यूल रहा कि 2 महीने जब मैं जेल से यहाँ पे गया, उसके बाद मुझे 2 महीने तक रोज़ रात रात भर बिठाया जाता था, सवालात किए जाते थे। एक चाहे कहते हैं नार्को टेस्ट भी किया जाता था कि ये समझ कहाँ रहे थे आपका मतलब? वो मुझे एक पॉलिटिकल रॉ एजेंट की तरह वो ट्रीट कर रहे थे कि मैं रॉ एजेंट हूँ। क्योंकि यहाँ से मुझे जब 4 से 5 महीने बाद मुझे पता चला, जब मेरा केस फाइनल हो गया कि मैं निर्दोष साबित हुआ, तो मुझे पता चला कि मेरे ऊपर ब्लेम लगे हुए थे, यहाँ से मेल गए हुए थे कि किसने मेल किए, मुझे इसकी नॉलेज नहीं। उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बताया। उन्होंने बताया था कि आपकी कंप्लेन हुई है कि आप रॉ एजेंट हैं, आप पॉलिटिकल रॉ एजेंट हैं, आपके इंडिया में बड़े क्या बड़े, जानकारी अपने भारत ही से गई? हाँ, इंडिया से मेल हुआ था वहाँ पे कि रॉ एजेंट है और पॉलिटिकल गतिविधियों में बहुत ज़्यादा लीन रहता है, पॉलिटिकल गतिविधियाँ ज़्यादा करता है। चूँकि वो देश किंगडम है उस देश में, तो वहाँ पे राजनीतिक गतिविधियाँ टोटली बंद हैं। अब कछु जानकारी आई समझ में कि की ने भेजी अपने देश में? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में जानकारी होगी अगर तो सऊदी गवर्नमेंट को है, या सऊदी में जो इंडियन एम्बेसी है उसे, उन्हें पता होगा। चूँकि वहाँ पे सऊदी में मुझे इंडियन एम्बेसी द्वारा भी कोई भी मदद प्रदान नहीं की गई। 4 से 5 महीने तक मेरी कंटिन्यू एप्लीकेशन लिखने पर एक बार एम्बेसी वाले मिलने आए, और उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, आर्गूमेंट की, गिड़गिड़ाया कि मेरी घर पे बात करा दो, घर पे बात नहीं होती है। उन लोगों ने मेरी बात नहीं कराई, ना ही उन लोगों ने मेरे नंबर घर के वेरीफाई करके दिए। मैंने सऊदी वालों से, पुलिस वालों से भी बात की, सभी लोगों से कह रहा था, बोले आपकी एम्बेसी आपके नंबर वेरीफाई करके नहीं दे रही है, कहाँ आपका मसला अटका हुआ है हमें पता नहीं है, और आपके जैसे ही नंबर वेरीफाई हो के जाएंगे हम आपकी बात करा देंगे, हर हफ्ते आपकी बात कराएंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ जिंदा रहा कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल अब मैं बाहर हो ही जाऊंगा। ऐसे ऐसा करते हुए मुझे 8 महीने निकल गए। 8 महीने के बाद मेरी हालत फिर से ख़राब हो गई। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसे दूसरी जेल में भेजा जाए। दूसरी जेल में गया, इत्तेफाक से, आप सबकी दुआओं से और आशीर्वाद से मुझे वहाँ पे एक एजेंट, या कह सकते हैं कि एक ब्रोकर मिल गया। तो ब्रोकर से मेरी बात हुई, उसने मुझे निकलने में मदद की। यहाँ पे दिग्विजय सिंह जी, राहुल गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए। दिग्विजय सिंह जी ने कई सारे लेटर विदेश मंत्री को लिखे, सऊदी गवर्नमेंट को लिखे। अब घरे आवे के बाद फिर कब माहौल भाव खुशी का माहौल घरे आवे के बाद? घर आने के बाद आप सब लोग देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस पड़े हैं। जब मैं यहाँ पे आया, अपने वतन वापस हुई, तो सभी लोगों को बहुत खुशी हुई।
सैकड़ों की संख्या में लोग मुझे लेने झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे हाईवे पे स्वागत के लिए खड़े हुए और एक विजय जुलूस की तरह मेरा सम्मान किया गया और जुलूस निकाला गया पूरे नगर में और घर तक मुझे छोड़ने सभी लोग आए। मित्रगण, मिलने वाले, दोस्त यार, मार्केट वाले, रिश्तेदार सभी बहुत खुश थे। हम भी पिछले 1 महीना से मतलब जब से घर आए हैं भैया, वही दिनों से बात चली थी कि रजा भैया अपन को इंटरव्यू होने, अपन बातचीत होने हैं। कछु चीज़ की दाद दो चाहे ना दो, लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देने आए। मतलब ओते बंदा अकेलो, मतलब ना कोई जान ना पहचान ना दूर दूर तक रिश्तेदारी, और कोई जानकारी मतलब कोई संभावना भी नहीं है कि लौट के भारत पहुंचने के नहीं पहुंचने, ओते भी हिम्मत नहीं हारी और आज अपन के सामने मौजूद हैं। राजनीति में पद है, अब चुनाव को का माहौल है थे? चुनाव का हम ये कह सकते हैं कि जो अपर लेवल ने जो डिसीजन लिया है वो सही निर्णय लिया है। टिकट अच्छे व्यक्ति को दिया है और टिकट मिलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सीधा भाजपा चौथे नंबर पर पहुंच गई है और कांग्रेस, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10,000 प्लस वोटों से कांग्रेस की विजय होगी और श्री बड़े भाई अमित राय जी निवाड़ी विधानसभा के विधायक होंगे अगले। बिल्कुल, बहुत अच्छी घोषणा कही है, मतलब कि अपना अनुमान भी दो है। तो ऐसे ही अपनी मुलाकात होते रहे रजा कादरी जी से, और अपने मित्र हैं और अगला इंटरव्यू भी बहुत जल्दी आया है। और कोई ऐसी बात जो आप अच्छा कछु जने इनमें ऐसे भी हुई हैं वीडियो देखी हुआ है जो बाद में सऊदी जावे के लाने सोचे हुए हैं, तो उके लाने भी अगर कोई सलाह चाहने हैं कि काका पैसे तो कहूँ भी जाओ विदेश जा रहा है तो थोड़ी बहुत होता है कि जानकारी बहुत चाहिए पाना, अपने हिसाब से बताओ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी अदर कंट्री में जाएं तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में अच्छे से स्टडी कर लें, अच्छे से उसका अध्ययन कर लें, क्या वहाँ पे लीगल है, क्या इलीगल है, क्या वहाँ के प्रोसीजर हैं। दूसरी चीज़, आप अगर किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो एजेंट के ऊपर पूरा निर्भर ना रहें, खुद सेल्फ रहें और सोच समझकर ही एजेंट का करें, क्योंकि कई लोग ठगी का शिकार होते हैं। क्योंकि मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ पे कई एजेंट है, घर वालों से लाखों रुपए की ठगी कर लिए गए। जो भी वो बीच में बहुत हुआ है। मेरे घर वालों से काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लाखों रुपए की 10 लाख से 15 लाख से ऊपर की ठगी यहाँ से घर वालों से करके ले गए। और मैं यहाँ पे भी आया हूँ तब भी लाखों रुपए मैं दे के आया हूँ। जो दूसरा ब्रोकर मेरे जो मिला था उसको मैंने पेमेंट दिया, पेमेंट देने के बाद मैं यहाँ पे आया और 15 दिन के अंदर उसने मुझे नया पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा करा के और टिकट करा के मुझे इंडिया वापस भेज दिया, जबकि वो दूसरी जेल में था। जबकि वो दूसरी जेल में तो उते भी लूटो, उते भी लूट लो। वो जो इतने पनवे से जो इतने एजेंट हते बेते से अलग से लूट ले गए, मतलब घर चाचा चाची हैं कि हम तुम्हारा लड़का निकलवा रहा है, बे उते अलग से लूट ले गए। तो थोड़ी सी सावधानी रखो अगर भारत से बाहर जा रहे हो। और सोशल मीडिया पर कोई चीज़ पोस्ट करने से पहले थोड़ी बहुत नियम कानून भी पता होना चाहिए आपका। सोशल मीडिया पे पोस्ट मैंने इंडिया के लिए किया था, ये पता नहीं था कि वहाँ पे सोशल मीडिया पे छोटी छोटी बातों पे इशू हो जाते हैं। इस गलती का, छोटी सी गलती का मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे अगर आप कोई छोटी छोटी बातें पोस्ट करते हैं तो तर्क, भाषा और जगह सोच समझ कर डिसाइड करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। या जैसे अपन कह सकते हैं मुझे कि कम पहले तोलो फिर बोलो, अच्छा, वही वाला सिस्टम करो, पहले तौल लो, नाप लो कि सही है या गलत है, उसके बाद पोस्ट करो। चलो तो भैया मिला थे नए इंटरव्यू के संगे, ऐसी कोई नई मुलाकात के संगे। तब तक खिलाने आप सब जन का जयराम जी की।